गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार एंड वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स स्टडी जोन। तो हम लोग पढ़ रहे थे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। यूनिट 1 का पार्ट ए हम लोग देख लिए थे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग ने एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को 3 भाग में डिवाइड किया है, 3 सेक्शंस में। पहला 5 स्टार क्वेश्चन जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जिसका आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसको आपको पढ़ के जाने पर बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं आप। दूसरा है 3 स्टार क्वेश्चन। 3 स्टार क्वेश्चन और 5 स्टार क्वेश्चन दोनों को पढ़ के जाने पर आप गुड स्कोर कर सकते हैं। और 1 स्टार क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का पूरा फुल नॉलेज हो जाएगा। तो यूनिट 1 में जो क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे, कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़े थे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग यूनिट 1 का 5 स्टार क्वेश्चंस को कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लिस्ट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर पेंटिंग वर्क ऑफ डोर एंड विंडो। पेंटिंग लिस्ट मतलब हमको क्या करना है, पेंटिंग वर्क के लिए जो डोर और विंडो में जो जो चीज़ हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करते हैं उसको लिखना है। पहला है, अगर पैनल विंडो है, ग्लेज्ड लेज्ड या बैटन एंड फ्रेम विंडो है वन साइड के लिए। दूसरा है फुल्ली ग्लेज्ड है, पार्शियली पैनल्ड है, पार्शियली ग्लेज्ड है और कोरुगेटेड सीट है। तो इसके लिए हमको लिखना है क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, पेंटिंग के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चंस में है, राइट डाउन रूल्स ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग एज पर IS 1200 फॉर ब्रिक वर्क एंड प्लास्टरिंग। देखिए यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर ऊपर में मैच करता हुआ दिख रहा है, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन मैच करता हुआ दिख रहा है ना। तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट 8 नंबर देखिएगा, एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बजट प्रोविजन और टेक्निकल सेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बजट प्रोविजन और टेक्निकल सेक्शन को एक्सप्लेन करना है, इस सब के बारे में लिखना है। राइट चेकलिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क इन लोड बीयरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर। और लोड बीयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेकलिस्ट ऑफ वर्क, कौन कौन सा वर्क को यूज करते हैं हम लोग, इस सब को हमको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मेजरमेंट शीट, फेस शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट। यानी मेजरमेंट शीट, फेस शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट का फॉर्मेट डाउन ड्रॉ करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पहला 6 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्या था 6 नंबर में, कि रूल्स लिखना था मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। अगर हम लोग पेंटिंग करते हैं डोर्स और विंडो में तो उसका हमको रूल्स लिखना था कि कितना हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करके उसमें पेंट के लिए निकालते हैं। ओके, तो पहला क्या है, पहला नंबर पॉइंट था पैनल्ड या लेज्ड या बैटन या फ्रेम विंडो। ये सब अगर रहेगा, ये सब का अगर बना रहेगा तो हम लोग कितना मल्टीप्लाई फैक्टर यूज करेंगे, 1.3। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को एरिया निकालना है, एक सेकेंड देख लीजिए। मान लीजिए कि एक सेकेंड, जस्ट वेट। मान लीजिए कि ऐसा विंडो है। ओके, ऐसा कोई एक विंडो है, ऐसा कोई एक विंडो है। इसका अगर हमको एरिया निकालना है, अगर मान लीजिए कि ये अगर पैनल्ड है, पैनल लगाया गया है, पैनल के जैसा है, तो इसके लिए हम लोग ये तो एरिया निकाल लेंगे, इतना इतना एरिया निकाल लेंगे। टोटल एरिया निकालने के बाद, टोटल एरिया निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर फुल्ली ग्लेज्ड है, फुल्ली ग्लेज्ड मतलब इधर से शीशा लगा हुआ है, इसमें भी शीशा लगा हुआ है, इसमें भी शीशा लगा हुआ है। तो अगर ग्लेज्ड किया हुआ है, ग्लेज्ड किया हुआ है तो हम लोग कितना लेंगे, 0.8 लेंगे। अगर पार्शियली ग्लेज्ड और पार्शियली पैनल्ड है तो 1 लेंगे। ओके, और कोरुगेटेड सीट है। कोरुगेटेड सीट किसको कहते हैं, ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे जो रहता है, कोरुगेटेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा। जैसे टीना देखे हैं, टीना का अगर आप क्रॉस सेक्शन व्यू देखिएगा तो कुछ ऐसा ही दिखता है ना, ऐसा। ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। तो यही इसको कहते हैं कोरुगेटेड सीट। तो कोरुगेटेड सीट के लिए हम लोग यूज करते हैं 1.5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आई होप समझ में आया होगा। पहला क्या था, प्लेन के लिए, पैनल्ड के लिए, लेज्ड के लिए या बैटर्न के लिए, फ्रेम के लिए, तो हम लोग कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करेंगे, 1.3। अब देखिए फुल्ली ग्लेज्ड है तो 0.8, यानी कि अगर मान लीजिए शीशा रहेगा तो वहां पे हम तो पेंट करेंगे नहीं, तो इसलिए 0.8 लेते हैं। उसके बाद अगर पार्शियली पैनल्ड है, पार्शियली ग्लेज्ड है तो वहां पे 1 लेंगे। और सिर्फ फुल्ली पैनल्ड है तो उसके लिए 1.3। ओके, और कोरुगेटेड है तो 1.5।
आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है। मतलब हम लोग देखे थे कि रूल्स ऑफ डिडक्शन ऑफ प्लास्टरिंग एंड ब्रिक वर्क में कैसे कैसे हम लोग रूल्स ऑफ डिडक्शन करते हैं। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग क्या देखे थे, अगर स्मॉल ओपनिंग रहेगा यानी कि 0.5 मीटर स्क्वायर से एरिया कम रहेगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देते हैं आप लोग को। 0.5 मीटर स्क्वायर से कम रहेगा तो उसके लिए हम लोग नो डिडक्ट करेंगे, डिडक्शन नहीं करेंगे। अगर 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के बीच में रहेगा उसको मीडियम ओपनिंग कहते हैं, उसके लिए वन फेस का डिडक्ट करते हैं, दूसरे साइड वाले का नहीं करते हैं। लार्ज ओपनिंग अगर 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का डिडक्ट करेंगे, यानी कि फुल 100% डिडक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो बीम है, सॉफिट है, इस सब का एरिया को हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, तो यही है सेम टू सेम क्वेश्चन। दोबारा देखने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग फालतू में सेशन को लंबा करेंगे। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या था। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सेक्शन और बजट प्रोविजन को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। देखिए, सबसे पहले कोई भी वर्क अगर हमको एग्जीक्यूट करवाना है, कोई भी अगर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाना है तो सबसे पहले हमको चाहिए होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मतलब क्या होता है, एक जो मिनिस्टर होता है वो अप्रूव कर देता है छोटा मोटा। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि हमको पुल बनाना है किसी गांव में, तो हम लोग मंत्री के पास जाएंगे। अगर मंत्री कहेगा कि पूछेगा कि लगभग कितना पैसा लगेगा, तो वो अगर बता दे, आप बताइए कि लगभग 1-2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, तो वो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो इसके लिए ज़्यादा हम लोग को डिजाइनिंग ड्राइंग ये सब नहीं चाहिए होता है, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट चाहिए होता है कि लगभग लगभग कितना पैसा लगेगा। ओके, तो हम लोग पहले वन बाय वन करके देख लेते हैं। Administrative approval means the formal acceptance. Administrative approval means the formal acceptance to the competent complete the work by department। यानी कि फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, ये फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया है। ये इसमें रिटेन विटेन का कोई झंझट नहीं है, ओरली एक्सेप्ट किया गया है। ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, इस ये उतना खास पॉइंट नहीं है, नीचे देखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज द परमिशन गिवन बाय हाईएस्ट अथॉरिटी। यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या है, एक तरह का परमिशन है जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी देता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। किसी कोई प्रपोज प्रोजेक्ट किसको कहते हैं, जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं उसका, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उसके एग्जीक्यूशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देता है या हाईएस्ट अथॉरिटी अप्रूवल देता है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। यानी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बेसिस पर जो हाईएस्ट अथॉरिटी, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बेसिस पर जो हाईएस्ट अथॉरिटी परमिशन देता है, किस लिए, एग्जीक्यूशन के लिए परमिशन देता है, परमिशन देता है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, इसी को कहते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। समझ में आया। जो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट हम लोग बना कर ले जाते हैं, उसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी होता है वो क्या करता है, उसको परमिट कर देता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। कोई भी प्रपोज प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए परमिशन दे देता है, तो इसको कहते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क इट इज नेसेसरी, इट इज इट इज वेरी नेसेसरी टू ऑब्टेन फॉर्मल एक्सेप्टेंस टू इनिशिएट द वर्क बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब क्या है, किसी भी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही जरूरी हो जाता है फॉर्मल एक्सेप्टेंस करवाना। यानी कि सबसे पहला स्टेप है इनिशिएट करने का, सबसे पहला स्टेप है क्या, इनिशिएट करने का सबसे पहला स्टेप है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है, जो अप्रोक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल किसके बेसिस पे किया जाता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, टेक्निकल सैंक्शन देखिएगा। टेक्निकल मतलब क्या होता है, यहाँ पे टेक्निकल का मतलब है ड्राइंग से, डिजाइनिंग से और एस्टिमेशन से। ड्राइंग, डिजाइनिंग और एस्टिमेशन। सैंक्शन करने का मतलब मंजूरी या स्वीकृति, एक्सेप्टेंस कह सकते हैं एक तरह से। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। मतलब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है टेक्निकल सैंक्शन। पहला वर्ड समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट मीन्स द सैंक्शन ऑफ द डिटेल ड्राइंग। मतलब डिटेल ड्राइंग का सैंक्शन करना, यानी एस्टिमेट
जो हम लोग बना कर ले गए हैं, डिजाइन और ड्राइंग बना कर ले गए हैं, उसको सैंक्शन कर दिया गया, यानी कि मंजूरी दे दिया गया। एस्टिमेट डिजाइन रेट एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बाय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जैसे पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, ये लगभग पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का काम होता है ये एक्सेप्टेंस करना। हम लोग जो डिजाइनिंग और ड्राइंग बना के ले गए हैं, कॉस्ट एनालिसिस किए हैं, बहुत सारा जितना भी एस्टिमेशन का काम करते हैं ना, तो उसके बाद जो हम लोग बना कर ले जाते हैं, ये सब देखिए क्या बना कर ले जाते हैं, डिटेल ड्राइंग बना कर ले जाते हैं, डिटेल ड्राइंग बना कर ले जाते हैं, फिर एस्टिमेशन डिजाइन बना कर ले जाते हैं, रेट एनालिसिस करके जाते हैं, कॉस्ट कितना लगेगा इसको बता के जाते हैं। तब जाके वहाँ पे जब पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के पास जाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, सैंक्शन कर देता है उसको, यानी कि पास कर देता है एक तरह से समझिए। तो जैसे बिल पास होता है ना, वैसे ही यहाँ पे टेक्निकल सैंक्शन मतलब क्या हो गया, ड्राइंग डिजाइन और एस्टिमेशन को पास कर देना बिल। अब हम लोग इसके बाद प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर द टेक्निकल सैंक्शन द वर्क ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड, यानी कि टेक्निकल सैंक्शन के बाद वर्क कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट किया जाता है, इससे पहले स्टार्ट नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा बजट प्रोविजन। बजट प्रोविजन में क्या है, budget provision, a budget is amount of money that is available to spend over a period of time on a specific thing, यानी कि बजट जैसे हम लोग देखते हैं ना, सबसे पहले हर एक देश का बजट तैयार किया जाता है, हर एक राज्य का भी बजट तैयार किया जाता है, मतलब किस किस वर्ग के लिए कितना परसेंट पैसा एलोकेट किया गया है, किस वर्ग के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है, इसी को कहा जाता है बजट, यानी किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए। यहाँ पे देखिए, बजट इज अ अमाउंट, बजट इज अमाउंट ऑफ मनी, बजट क्या है, एक ऐसा मनी का टुकड़ा है, डेट इज अवेलेबल, मतलब ये अवेलेबल होता है, टू स्पेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक निश्चित समय में, टू स्पेंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक निश्चित समय में, ऑन ए स्पेसिफिक थिंग, किसी निश्चित वस्तु पर, सच एज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रोड स्ट्रक्चर, यानी कि बजट एक ऐसा अमाउंट है, ऐसा मनी है जो कि किसी निश्चित पीरियड में किसी निश्चित वस्तु के लिए एलोकेट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसको कहते हैं बजट। मान लीजिए कि कोई वर्क करना है आपको, जैसे रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, बजट दिया जाएगा। तो उसके लिए टाइमिंग भी दिया जाएगा कि एक साल के अंदर आपको इतना बना देना है, तो उसी के अनुसार से आपको बजट पास किया जाता है, पैसा दिया जाता है। ओके, यानी कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फिर टेक्निकल सैंक्शन, फिर बजट प्रोविजन। ओके, next, in budget provision money is provided which is required to complete the project of on time, यानी कि बजट प्रोविजन में क्या होता है, मनी प्रोवाइड कर दिया जाता है जिससे जिससे क्या होता है, कंप्लीट ऑन टाइम, यानी कि मनी जितना भी होगा उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए मनी जो चाहिए होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, किसमें, बजट प्रोविजन में। बजट इज रिक्वायर्ड फॉर मेन मटेरियल एंड मशीन, तीन चीज के लिए रिक्वायर्ड होता है। पहले मैन, यानी कि 3M होता है, 3M, क्या क्या चीज, मैन, मैन, मटेरियल और मशीन, यानी कि हम लोग खर्चा कहाँ करते हैं, तीन ही चीज पे ना करते हैं, मैन पे, मटेरियल पे और मशीन पे, इसके अलावा और कहीं खर्चा होता है नहीं। ठीक है, यानी कि 3M याद रखिएगा, 3M से याद कर सकते हैं। बजट प्रोविजन में क्या होता है, एक बार फिर से, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में वो किस बेसिस पे होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के बेसिस पे, और उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सिर्फ फॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता है, उसी को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। टेक्निकल सैंक्शन किसको कहते हैं, तो जो टेक्निकल अथॉरिटी है, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, जो हम लोग डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन पूरा डिटेल एस्टिमेट करके ले गए रहते हैं, डिटेल एस्टिमेट, यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, और इसमें देख रहे हैं टेक्निकल सैंक्शन में डिटेल एस्टिमेट, यानी कि डिटेल एस्टिमेट के आधार पर जो हम लोग मंजूरी देते हैं उसको कहते हैं टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए कि अमाउंट 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 अगर 5% से ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे इसमें ऐड कर लीजिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जो हम लोग अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कराएं जितना, उससे अगर 5% ज़्यादा हो गया, अगर मान लीजिए कि जो हमारा अमाउंट है वो 5% से ज़्यादा हो गया,
जितना हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कराए हैं, तो फिर से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कराएंगे। जब हम लोग टेक्निकल सेंक्शन बनाएंगे उस समय, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जितना का कराए हैं उससे 5% ज़्यादा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से कराएंगे। और अगर कॉस्ट में वेरिएशन आ गया 10% तक, तो हम लोग फिर से अप्रूवल कराएंगे। तो हम लोग क्या देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में 5% वैरी आया, या फिर अगर 10% से ज़्यादा वैरी आ गया किस में, मान लीजिए कि एकाएक मटेरियल में, मटेरियल के कॉस्ट में, तो उसके लिए हम लोग फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कराते हैं। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट का, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का, मटेरियल कॉस्ट का कितना 10%, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का 5%। ओके, आई होप समझ में आया होगा तीनों पॉइंट। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर और क्या था, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में कौन कौन सा आइटम ऑफ वर्क है उसका लिस्ट बनाना था, और साथ ही साथ मोड ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे ऑप्शनल दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। एक बार हम लोग फिर से मोड ऑफ मेजरमेंट पर ध्यान दे लेंगे। देखिए जितना भी वॉल्यूमेट्रिक वर्क है, वॉल्यूमेट्रिक वर्क मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जिसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए गड्ढा खोदेंगे, तो वो भी क्या आएगा, तीनों डायमेंशन होगा उसमें, तो उसको मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। किसे मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में। अगर कोई एरिया निकालने वाला वर्क है तो उसको मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। और कोई किसी का सिर्फ लेंथ मेजर कर सकते हैं हम लोग, तो उसको करते हैं मीटर में। और दूसरा बात, एक और बात क्या है यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि मीटर क्यूब में हम लोग मेजर करेंगे, लेकिन इसका एक डायमेंशन अगर दे दिया, जैसे प्लास्टरिंग, देखिए प्लास्टरिंग में क्या होता है, हम लोग को डायमेंशन एक पता होता है, वो भी तो क्यूबिक मीटर में मेजर करना चाहिए था, लेकिन हम लोग का डायमेंशन एक पता होता है, 12 मिलीमीटर का mm का करना है कि 15 mm का करना है, मतलब 12 जितना भी होता है तो उतना का करना है। जैसे डीपीसी, तो डीपीसी भी हम लोग 2 इंच तक प्रोवाइड करते हैं ना, तो 2 इंच प्रोवाइड करते हैं, तो वो तो हम लोग को एक डायमेंशन दिया हुआ रहता है। तो जब भी एक डायमेंशन दे दिया रहे, एक डायमेंशन दे दिया रहे मीटर क्यूब वाला, तो वो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अगर दो डायमेंशन दे दिया रहे मीटर क्यूब वाला, तो हम लोग उसको मीटर में मेजर करेंगे। अगर मीटर स्क्वायर वाला मेजर है, एक डायमेंशन दे दिया गया, तो इसमें यानी कि एक डायमेंशन स्पेसिफाई कर देता है, तो उसको हम लोग एक नीचे चले जाते हैं। जैसे मीटर क्यूब था, एक डायमेंशन दे दिया कि 2 सेंटीमीटर थिक है, तो हम लोग मीटर स्क्वायर वाले में चले जाएंगे। अगर मीटर स्क्वायर था, एक डायमेंशन दे दिया कि लेंथ इतना है चाहे विड्थ इतना है, तो हम लोग मीटर वाले में चले जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, फुटिंग का एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करना है, तो खुदाई करेंगे तो मीटर क्यूब में। ओके, नेक्स्ट देखिए, फुटिंग कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग करना है, ये भी मीटर क्यूब में होगा, कंक्रीट करेंगे फुटिंग में। नेक्स्ट प्लिंथ कंक्रीट, प्लिंथ में जो हम लोग प्लिंथ बीम में जो कंक्रीट देते हैं उसको भी मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। ये तो फाउंडेशन का हो गया, ठीक है। अब देखिए सुपर स्ट्रक्चर का, फाउंडेशन मतलब होता है नीचे का, और सुपर स्ट्रक्चर मतलब होता है जमीन के ऊपर का। आप लोग तो 5th सेमेस्टर में आप लोग तो जानते ही होइएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क मशीनरी, मशीनरी करना है तो मीटर क्यूब। स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा मशीनरी है, 5 इंच का है कि 3 इंच का है, तो हम लोग कहेंगे कि वो मीटर क्यूब में है। प्लास्टरिंग है तो मीटर स्क्वायर। देखिए इसको क्यों, क्योंकि हमको हमेशा पता होता है कि 12 mm से 15 mm का प्लास्टर करना है, इसलिए। ठीक है, लिंटल बीम। अब देखिए भले ही उसमें थोड़ा सा मोटाई होता है, डेप्थ होता है, लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, जो अदर जो तीसरा डायमेंशन है उसके मुकाबले बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम लोग इसको मीटर में करते हैं। डोर फ्रेम एंड विंडो को हम लोग मीटर में करते हैं। फ्रेम का फ्रेम बोल, देखिए ये होता है फ्रेम, इसमें जो जो गेट बंद होता है खुलता है उसको कहते हैं शटर। क्या कहते हैं, शटर। तो अगर फ्रेम बोले तो रनिंग मीटर, फ्रेम बोले तो रनिंग मीटर, और शटर बोले तो मीटर स्क्वायर में। ओके, देखिए डोर एंड विंडो को हम लोग नंबर में करते हैं, कितना डोर है कितना विंडो है उसको नंबर में कर लिए। फिर फ्लोरिंग है उसको स्क्वायर मीटर में कर लिए, क्योंकि उस तीसरा डायमेंशन हमको दिखता ही नहीं है। ओके, सीलिंग है, तीसरा डायमेंशन नहीं दिखेगा, एक साइड से दो ही देख सकते हैं, और उसका थिकनेस तीसरे के मुकाबले बहुत कम है, तो इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर कर लेंगे। सैनिटरी फिटिंग एंड फिक्सर्स है तो इसको नंबर्स में मेजर कर लेंगे कि कितना लगने वाला है, कितना नट चाहिए, कितना बोल्ट चाहिए, इतना। इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड मिक्सर फिक्सर्स को हम लोग नंबर में मेजर कर लेंगे। पेंटिंग है तो पेंटिंग के लिए हम लोग मीटर स्क्वायर यूज कर लेंगे। फ्रेम स्ट्रक्चर में आ जाइए हम लोग।
सेम टू सेम उसी में फुटिंग फाउंडेशन तो इसको मीटर क्यूब में, अगर फुटिंग कंक्रीट है तो मीटर क्यूब में, प्लिंथ बीम है तो मीटर क्यूब में, जैसे वैसे उसमें था उस सेम टू सेम इसमें भी है। इसमें देखिए कॉलम कंस्ट्रक्शन मीटर क्यूब, प्लिंथ बीम मीटर क्यूब। उसके बाद देखिए कॉलम कंस्ट्रक्शन क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर क्यूब, कॉलम भी बनाएंगे तो मीटर क्यूब में। उसके बाद बीम, बीम को भी मीटर क्यूब में, स्लैब कंस्ट्रक्शन को मीटर स्क्वायर में, क्योंकि उसका तीसरा डायमेंशन दिखता ही नहीं है। ब्रिक वर्क को तो इसमें मीटर क्यूब, प्लास्टरिंग को देखिए मीटर स्क्वायर। देखिए ब्रिक वर्क में दो चीज होता है, एक अगर 10 मीटर स्क्वायर से कम एरिया का रहेगा तो उसको हम लोग करते हैं, इससे अगर कम रहेगा एरिया, इससे अगर एरिया कम है, एरिया इससे कम है तो उसको हम लोग क्या किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको करते हैं मीटर क्यूब में। ओके, ये ध्यान रखिएगा एक बार। नेक्स्ट चलिए, प्लास्टरिंग के लिए मीटर स्क्वायर, प्लास्टर करना है ना तो प्लास्टर अभी हम लोग देखें कि कैसे मीटर स्क्वायर में। तीसरा डायमेंशन हमको दिया रहता है या फिर हम लोग मेजर ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी दो केस है। अगर तीसरा डायमेंशन दिया हुआ है तो अभी हम लोग नहीं मेजर करेंगे, मतलब हम लोग मीटर स्क्वायर में करेंगे। और तीसरा डायमेंशन अगर हमको नहीं मेजर कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे। ओके, डोर फ्रेम एंड विंडो फ्रेम, फ्रेम है तो मीटर, अगर शटर रहेगा उसका, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे उसका शटर रहेगा, यहाँ पे अगर शटर रहेगा उसका, शटर जो बंद बंद होता है खुलता है, SHUTTER, तो उसको मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, ध्यान रखिएगा इसको। डोर एंड विंडो को नंबर में, फ्लोरिंग को स्क्वायर मीटर में, सीलिंग को मीटर स्क्वायर में। अभी सीलिंग होता है नीचे वाला, देखिए एक सेकंड दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि ये छत है, एक सेकंड रुकिए, छत बनाते हैं अच्छा से। ये छत है हमारा, ठीक है, और ये ऊपर का पोर्शन है, ये वाला ऊपर का पोर्शन है, ये वाला ऊपर का पोर्शन है, और इसके ही नीचे ये नीचे वाला पोर्शन है। तो ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं स्लैब और नीचे वाले को कहते हैं सील, ठीक है। ऊपर वाला को टेरिस भी कहते हैं, नीचे वाला को सील कहते हैं, टेरिस सील। ओके, समझ में आया होगा। जहाँ पे हम लोग सीलिंग फैन डालते हैं इसीलिए इसको कहते हैं सील, छत वाला पंखा सीलिंग फैन। सैनिटरी फिटिंग एंड फिक्सर्स नंबर में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग नंबर में, पेंटिंग मीटर स्क्वायर जैसे उसमें था। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, हम लोग को क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना था किसका, मेजरमेंट शीट का, एब्स्ट्रैक्ट शीट का और फेस शीट का, तीनों का था ना। मेजरमेंट शीट और एब्स्ट्रैक्ट शीट का फॉर्मेट बनाना था। देखिए मेजरमेंट शीट हम लोग पहले बनाते किसके लिए, सबसे पहले मेजरमेंट शीट एस्टिमेशन के लिए, किसके लिए, एस्टिमेशन के लिए, एस्टिमेशन के लिए मेजरमेंट शीट। ओके, फिर देखिए यहाँ पे फेस शीट किसके लिए बनाते हैं, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट शीट किसके लिए बनाते हैं, कॉस्टिंग के लिए। एस्टिमेशन के लिए मेजरमेंट शीट, कॉस्टिंग के लिए फेस शीट। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका, इसके बारे में पढ़ते हैं। मेजरमेंट शीट ऑल्सो नोन एज मेजरमेंट फॉर्म, मेजरमेंट शीट को मेजरमेंट फॉर्म भी कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑफ वर्क, यानी कि इसका यूज किस लिए किया जाता है, टोटल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि एस्टिमेशन करने के लिए। हम लोग एस्टिमेशन देख लिए हैं क्या होता है। इसमें देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्या, कि इसमें किस सीक्वेंस में रहता है, पहले लेंथ रहता है, फिर विड्थ रहता है, फिर डेप्थ रहता है, लेंथ ब्रेथ डेप्थ, लेंथ ब्रेथ डेप्थ, याद रखना है, LBH रहता है। पहले क्या होगा, सीरियल नंबर, दूसरा नंबर आइटम ऑफ वर्क, तीसरा नंबर कितना क्वांटिटी है उसका नंबर में, उसके बाद लेंथ ब्रेथ डेप्थ, और इस टोटल को जब गुना कर देते हैं तो हमको क्वांटिटी मिलता है, और इसके बारे में कुछ रिमार्क लिखना रहता है, इस ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट शीट, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिंग शीट, ये क्या है, कॉस्टिंग शीट है, कॉस्टिंग शीट है।
ओके, इसी का दूसरा नाम कॉस्टिंग शीट है। इट इज यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड कॉस्ट ऑफ होल वर्क, यानी ईच आइटम का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए और होल वर्क का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, यानी कॉस्टिंग के लिए ही यूज किया जाता है। इसी को 2 बार 3 बार अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। In abstract sheet, quantity of item and rate are entered. Then the multiplying quantity and rate estimate amount can easily calculated. मतलब क्या, कहने का क्या मतलब है, इजीली समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद क्वांटिटी लिखते हैं और इसका यूनिट रेट लिखते हैं। क्वांटिटी लिखते हैं और इसका यूनिट रेट लिखते हैं, और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा टोटल रेट निकल के आता है। रेट निकल के आता है और सारा आइटम का रेट जोड़ देते हैं तो टोटल रेट निकल के आता है, ठीक है। आइटम ले लिए और यहाँ पे रेट है। आइटम ले लिए, उसका रेट है, और उसका अमाउंट निकालने के लिए दोनों को गुना कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। आइटम देखिए, क्वांटिटी, क्वांटिटी को हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 25 गो बीम है, 25 को क्या है, बीम है, उसका यूनिट क्या है, मीटर क्यों, और पर मीटर क्यों का दाम है 10,000। तो पर मीटर क्यों का दाम 10,000 है, तो 25 गुने 10,000 करेंगे तो 25,000 होगा। तो ये 25 को बीम बनाने का कॉस्ट आया 25,000, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 2,50,000, 2.5 लाख आया, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट यूनिट 2 कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।